मुगल वंश में अगर हम सबसे पहले शासक की बात करें तो मुगल वंश भी दो टुकड़ों में पढ़ा जाता है। एक तरीके से दो टुकड़े कौन कौन से? एक टुकड़ा बेटा आपका 1526 से लेकर के सन 1707 तक चलेगा, ठीक है ना, पहला पार्ट मुगल वंश का। और दूसरा पार्ट है जिसे उत्तर मुगल काल के नाम से जानते हैं, और ये बेटा सन 1707 से लेके 1857 तक चलता है। लगा अंदर है, ठीक है ना। अब देखिएगा, ये जो 1526 से 1707 तक चलेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। क्योंकि बेटा 1707 में जब औरंगजेब मर जाता है, तो औरंगजेब के मरने के बाद मुगल काल जो है बेटा वो पतन की ओर चल पड़ता है, समाप्ति की ओर चल पड़ता है। समाप्ति की ओर कैसा बेटा? क्योंकि औरंगजेब के बाद फिर इतना कोई प्रतापी हुआ नहीं, इतना बहादुर कोई हुआ नहीं। धीरे धीरे करके जो है आगे चल के ये जो बादशाह हुए इस मुगल वंश के, वो ज्यादा प्रतापी नहीं हुए, और आगे जाके सन 1857 में फाइनली जो लास्ट बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय, वो भी जो है अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके दिल्ली से और उसे म्यांमार रंगून में भेज दिया, वहां पर जाकर जेल में डाल दिया। तो यहां से अगर हम बात करें तो अगर 1526 से और 1707 तक की जो सीरीज देखेंगे, इस सीरीज में सबसे पहला व्यक्ति कौन आता है? तो बेटा बाबर आता है। और बाबर जो शासन करता है, ये शासन 1526 से 1530 तक करता है। कब तक करता है? 1526 से 1530। इसके बाद बेटा इसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठेगा, और इस हुमायूं का शासनकाल 1530 से लेकर 1556 रहता है। लेकिन इस बीच में शेरशाह सूरी सूर साम्राज्य की स्थापना करता है भारत में, जो कि हुमायूं यहां से भाग जाता है 1540 में और वापस लौटता है 1555 में। आके जब ये लड़ाई लड़ता है, पुनः मुगल वंश की स्थापना करता है, तो बीच के ये 15 साल गायब रहेगा कौन? हुमायूं। और उस वक्त मुगल वंश खत्म होता है और मुगल वंश की जगह पर एक नया वंश चलता है, सूर वंश, जिसे सूर साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, जिसे शेरशाह सूरी ने स्थापित किया है, ठीक है ना। इसके बाद बेटा हुमायूं का बेटा है अकबर। अकबर गद्दी पर बैठता है, और यह अकबर 1556 में गद्दी पर बैठकर 1605 तक शासन करता है, सन 1605 तक। इस अकबर के बाद इसका बेटा है बेटा जहांगीर। ये जहांगीर गद्दी पर बैठता है 1605 में और 1627 तक शासन करता है। 1627 में इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र है बेटा शाहजहां। शाहजहां गद्दी पर बैठता है कब? 1627 में। और 1627 में गद्दी पर बैठने के बाद यह शासन जो करता है वो सन 1658 तक करता है। और 1658 के बाद जब शाहजहां की मृत्यु हो जाती है, तो इसका पुत्र जो है औरंगजेब, वो बेटा गद्दी पर बैठता है। और औरंगजेब सन 1658 से लेकर के सन 1707 तक शासन करता है। तो ये पूरी सीरीज है, और इस सीरीज के माध्यम से बेटा जो जो प्रश्न बनेंगे, हम 1 बाय 1 करके सभी शासकों को पढ़ते चलेंगे। इनसे जो जो प्रश्न अहम बनते हैं परीक्षाओं में या बनने की संभावना रहती है, उन सारे प्रश्नों को हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरी सीरीज है। तो आज इस सीरीज में सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? इस मोहम्मद बाबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, बाबर के बारे में कल मैंने बता दिया था कि बाबर जो है वो 11 वर्ष की अवस्था में फरगना की गद्दी पर बैठता है, वहां का शासक बनता है। इसके पिता का नाम बेटा क्या बताया था? उमर शेख मिर्जा। क्या नाम बताया था? उमर शेख मिर्जा। और इसकी माता का नाम कुतलुब निगार खानम, कल ही बताया था मैंने, कुतलुब निगार खानम इसकी मां का नाम था। ये 1519 में पहला आक्रमण भारत पर करता है। कौन सा आक्रमण था बेटा? बेहरा के किला पे, बेहरा और बाजौर के किले पर क्या करता है? ये आक्रमण करता है, और ये इसी आक्रमण में पहली बार तोप खाने का क्या करता है? प्रयोग करता है।
ठीक है ना। इसके बाद ये लगातार अटैक और करता है। ये 1520 में सियालकोट पर आक्रमण करता है। उसके बाद ये 1520 और 22 में बेटा यूसुफ जई जाति के बंजारों पर आक्रमण करता है। और उसके बाद 1524 में लाहौर और दीपालपुर पर आक्रमण करता है। और उसके बाद इसका पांचवा जो आक्रमण था वो 1526 में पानीपत का युद्ध था बेटा। कौन था? पानीपत का युद्ध। और ये पानीपत का युद्ध जो लड़ा गया, प्रथम युद्ध, ये किस किस के बीच लड़ा गया बेटा? ये बाबर इब्राहिम लोदी के साथ लड़ता है, जिसमें ये लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को मार डालता है। और मारने के बाद दिल्ली पर बेटा किसकी स्थापना कर देता है? मुगल वंश की स्थापना कर देता है। इस बाबर का जो वास्तविक नाम था, इस बाबर का बेटा वास्तविक और पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इस बाबर का पूरा नाम है बेटा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसका पूरा नाम था। जब बेटा इसने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी, तो इस पानीपत की पहली लड़ाई में इसने बेटा एक पद्धति का प्रयोग किया, जिस पद्धति को तुलगमा पद्धति के नाम से जाना जाता है। किस पद्धति के नाम से बेटा? तुलगमा पद्धति के नाम से, ठीक है ना, तुलगमा पद्धति। और इसी युद्ध में इसने बेटा उस्मानी विधि का प्रयोग किया। उस्मानी विधि, जिसे बेटा हम रूमी विधि के नाम से भी जानते हैं, रूमी विधि। और ये विधि तोप सजाने की विधि थी। कौन सी? उस्मानी विधि, कि तोपों को कैसा सेटअप किया जाए युद्ध के समय पर। ये तुलगमा जो पद्धति थी, इस पद्धति के दौरान ये बाबर क्या किया करता था? इसने इस पद्धति को पहली बार किस युद्ध में अपनाया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। प्रश्न याद रखना कि भाई बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया था? तो तुलगमा पद्धति का। अब ये थी क्या बेटा? ये क्या करता था कि अपने कुछ सैनिक तो खुले मैदान में रखता था और कुछ सैनिकों को पहाड़ियों के पीछे छिपा देता था। सामने वाली सेना अटैक करती थी, कम सैनिक समझ करके, फिर बाकी छिपे हुए इसके सैनिक बाहर आ जाते थे और ये उनको परास्त कर देते थे। बस यही पद्धति थी इसकी, तुलगमा पद्धति। तो यहां से दो प्रश्न बनेंगे कि तोप सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया? तो बेटा पानीपत के प्रथम युद्ध में। दूसरा प्रश्न कि किस पद्धति का प्रयोग किया है? तो तुलगमा पद्धति का। अगला प्रश्न कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो अप्रैल 1526 में। और अगला प्रश्न कि किसके साथ लड़ा बाबर ने, या किस किस के बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। और इससे भी अगला प्रश्न यह बनता है कि बताइए भारत में मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। ये सारे प्रश्न यहां से बन सकते हैं, ये आपके सामने है, ठीक है ना। इसने जब पानीपत का बेटा युद्ध जीत लिया, उसके बाद क्या होता है कि ये और युद्ध लड़ता है, जैसा कि कल मैंने बताया था। फिर ये नेक्स्ट ईयर क्या करता है? सन 1526 के बाद बेटा 1527 में अगला युद्ध लड़ता है। किसके साथ? राणा सांगा के साथ, जिसका नाम क्या है? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके साथ लड़ता है बाबर? बेटा राणा सांगा के साथ लड़ता है। राणा सांगा के साथ लड़ता है ये युद्ध। इस युद्ध को लड़ने के लिए बाबर क्या करता है कि अपनी सेना से बोलता है कि आइए युद्ध लड़िए। अब सेना बोलती है कि महाराज तुम तो पी के मस्त मस्त हो जाते हो, तुम हमें मरवा डालोगे राणा सांगा से। तो भाई ये दारू पी लिया करता था, मस्त हो जाया करता था। तो जब इसकी सेना ने ये बात कही तो इसने इसी युद्ध के दौरान क्या किया कि शराब छोड़ दी। बोला मैं आज के बाद शराब से हाथ नहीं लगाऊंगा। इसने जो कप प्याले थे शराब पीने वाले वो सारे तोड़ दिए, ठीक है ना। तो अगर ये पूछ लिया जाए बाय द वे कि बताइए कि बाबर ने किस युद्ध के दौरान शराब को छोड़ा था? तो बेटा किसके? खानवा के, ठीक है ना। और इसने इसी युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। किसका नारा बेटा? जिहाद का नारा। जिहाद का नारा दिया था इस खानवा के युद्ध के दौरान। किसने? बाबर ने। इसके बाद बेटा इसने राणा सांगा को पराजित कर दिया। उसके बाद इसने नेक्स्ट ईयर 1528 में अगली लड़ाई लड़ी है
जिसका नाम क्या है, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। और ये युद्ध किसके साथ लड़ा गया, तो बेटा ये युद्ध आपका बाबर ने लड़ा था मेदिनी राय के साथ। किसके साथ बेटा, मेदिनी राय के साथ। उसके बाद ये सन 1529 में अगला युद्ध लड़ता है घाघरा का युद्ध। किसका युद्ध बेटा, घाघरा का युद्ध। और ये किसके साथ लड़ा बाबर ने, तो बेटा अफगानों के साथ लड़ा, ठीक है ना, अफगानों के साथ। बाबर और अफगानों के बीच युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध, घाघरा का युद्ध। ध्यान रखना, घाघरा के युद्ध से एक अहम प्रश्न बन सकता है, और ये वो प्रश्न ये है कि घाघरा का युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया वो युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था, क्योंकि बेटा ये घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया था, ठीक है ना। तो जब नदी के किनारे लड़ा गया था तो यहां पर जो सेनाओं में लड़ाइयां हुई थी वो पानी में और जमीन दोनों में हुई थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जल और थल में लड़ा गया युद्ध कौन सा था, तो जल व थल में लड़ा जाने वाला युद्ध जो है बेटा वो घाघरा का युद्ध है, जो कब लड़ा गया है, सन 1529 में लड़ा गया, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न याद रखना कि इसी युद्ध के दौरान पहली बार नाव का प्रयोग किया गया था बाबरी सेना के द्वारा, ठीक है ना। तो नाव का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में किया गया है, तो घाघरा के युद्ध में किया गया, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न यहां से बनते हैं। राणा सांगा से क्यों लड़ाई हुई थी ये कल भी बताया था, ठीक है ना। राणा सांगा के बीच मैंने बताया था कल के इनके बीच शर्त क्या रखी गई थी। जब इसने वो प्रॉमिस तोड़ दिया तो उसके बाद क्या हुआ बेटा कि बाबर से ये युद्ध लड़ता है फिर, ठीक है ना, क्योंकि इसने धोखा किया था राणा सांगा के साथ में। तो ये चीजें पहले आप नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। लिखिएगा बेटा, देखिएगा बाबर से ये सारी चीजें क्लियर हुई कि कैसे कैसे इसने युद्ध लड़े, कौन सा युद्ध कैसा था, क्या था इसके बारे में। इसके बाद जो अगली बात आती है वो ये याद रखना है कि यहां पर एक चीज और, कि जब इसने पानीपत का युद्ध जीत लिया तो पानीपत विजय के बाद इसने क्या किया बेटा कि काबुल के निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का दिया, है ना। विजय के बाद जब इसने सिक्का बांटे तो बेटा सिक्के बांटने की वजह से इसको किसकी उपाधि दी गई, कलंदर की उपाधि दी गई, कलंदर कहा गया, ठीक है ना। तो कलंदर किस बादशाह को कहा गया, बाबर को। एक प्रश्न यहां से यह भी अगर पूछा जाए कि बताइए सुल्तान की परंपरा को तोड़ करके बादशाह की परंपरा की शुरुआत किसने की है, तो सुल्तान की परंपरा को तोड़कर बेटा बादशाह की शुरुआत, बादशाह की शुरुआत किसने की बेटा, ये बाबर ने की। क्योंकि आपको पता है दिल्ली सल्तनत काल में जो शासक हुआ करते थे उनको सुल्तान कहा जाता था, और सुल्तान की जो परंपरा थी उस पदवी को खत्म किए करके और उस पदवी का नाम क्या रख दिया गया, बादशाह। तो भारत में पहला मुगल बादशाह भी कौन है, बाबर है, ठीक है ना बेटा, बादशाह बना है। इसके बाद अगला प्रश्न बेटा क्या बनता है कि बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी। क्या लिखी बेटा, अपनी आत्मकथा लिखी। और इसने अपनी आत्मकथा जो लिखी उसका नाम था बाबरनामा। क्या नाम था बेटा, बाबरनामा। इसी बाबरनामा को दूसरा नाम दिया जाता है तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, ठीक है ना बेटा। इसने स्वयं लिखी बाबरनामा। किस भाषा में लिखी, तो याद रखना बेटा तुर्की भाषा में लिखी, तुर्की भाषा में लिखी। और इस बाबरनामा में इस बाबर ने भारतीयों के जीवन स्तर का वर्णन किया, भारत में पेड़ पौधे फल फूल का वर्णन किया, इन सारी चीजों का वर्णन किया है किसने, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में, जो किस भाषा में लिखी गई है, तुर्की भाषा में। और बेटा इसी तुर्की भाषा का ट्रांसलेशन जो किया गया है फारसी भाषा में, तो जो फारसी भाषा में बाबरनामा तैयार की है वो की है अब्दुल रहीम खान खाना ने, अब्दुल रहीम खान खाना।
तो बेटा यहां से दो प्रश्न बने कि बाबरनामा जो तुर्की भाषा में लिखी गई ये किसने लिखी है? तो बाबर ने स्वयं लिखी अपनी आत्मकथा। जैसे आप अपनी पूरा जीवन परिचय जिसे कहते हैं, अपने जीवनी अपने आप लिख ले, किसी एक किताब तैयार कर ले कि मैं ऐसे यहाँ पैदा हुआ था, फिर ऐसे बड़ा हुआ, ऐसे स्कूल में पढ़ा, फिर ये किया, फिर वो किया, ये जॉब की, वो जॉब की, फिर मेरी उम्र ये हो गई, ऐसे करके आप पूरी लिखें। तो ये क्या है? आत्मकथा है, ठीक है ना। और उसमें और सारी भी बातें लिखें। तो ये बाबर ने खुद की एक बुक लिखी अपने ऊपर, जो बाबर की आत्मकथा थी, उसका नाम क्या था? बाबरनामा। और इसी का अन्य नाम क्या है? तुजुक-ए-बाबर। तो अगर पूछा जाए कि बाबर ने जो बाबरनामा अपनी आत्मकथा लिखी वो किस भाषा में? तो तुर्की भाषा में। और फारसी भाषा में बेटा इसका अनुवाद किसने किया है? अब्दुल रहीम खान खानान। जो मुगलों की भाषा थी वो फारसी रही थी दरबार में, ठीक है ना। इसके बाद बेटा ये बातें आपके समझ में आ गई कि कलंदर की उपाधि धारण करने वाला बादशाह भी कौन है? बाबर है, ठीक है ना। और इसने स्वयं की क्या लिखी है? आत्मकथा भी लिखी। बेटा गाजी की भी उपाधि इसने धारण की थी। किसकी उपाधि? गाजी की उपाधि भी धारण करने वाला कौन है? बादशाह बाबर है। तो इस प्रकार से बाबर से ये सारे प्रश्न बनते रहते हैं। तो ये अहम प्रश्न थे, महत्वपूर्ण पॉइंट थे किसके? बेटा बाबर के। इसके बाद हम बात करें हुमायूं की। जब ये 1530 में बेटा मर जाता है बाबर, कब मरता है? 1530 में। और 1530 में जब इसकी डेथ हो जाती है तो बेटा इसको 1530 में मर जाने के बाद, मृत्यु के बाद आगरा के आराम बाग में इसको जो है बेटा दफना दिया जाता है। कहां दफनाया जाता है? आगरा के आराम बाग में इसको दफना दिया जाता है। लेकिन ये बाबर की हमेशा इच्छा थी कि जब मैं मरूं तो मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो बेटा कुछ समय के बाद इस बाबर को इस आराम बाग में से उखाड़ा गया और उखाड़ने के बाद इसको काबुल ले जाके इसको काबुल में दफना दिया गया, ठीक है ना। ध्यान रखना मिट्टी निवेद ये दफनाने के लिए ताबूत वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसको जो है बाद में कहां दफनाया गया है बेटा? काबुल में दफनाया गया। ये बात भी ध्यान रखना। जब मरा तो इसको कहां दफनाया गया? आगरा के आराम बाग में। और बाद में कुछ समय बाद इसको यहां से उखाड़ा गया, क्योंकि इसकी इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी कि जब मैं मरूं तो मुझे काबुल में दफनाया जाए। तो ये फिर उठा के जो है यहां से ले जाके इसको काबुल में दफन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे प्रश्न इस प्रकार से बाबर की कहानी होती है समाप्त। और इसके बाद इसका पुत्र जो है बेटा हुमायूं, वो गद्दी पर बैठता है। कौन बेटा? हुमायूं। अब देखिएगा हुमायूं से क्या क्या प्रश्न बनेंगे वो देखिएगा। हुमायूं 1530 से 1540 पहला काल, और दूसरा काल 1555 से 1556 दूसरा काल है इसका। दो बार आता है ये गद्दी पर। अब हुमायूं क्या था, जब बाबर मर गया तो इस हुमायूं के 3 भाई और थे। एक का नाम था बेटा हिंदाल, एक का नाम था कामरान, और एक का नाम था अस्करी। ये 3 भाई थे और चौथा ये था। ये 4 भाई थे, हुमायूं, हिंदाल, कामरान और अस्करी। अब ये जब बाबर मर गया तो बाबर के मरने के बाद बेटा हुमायूं ने क्या किया कि सारा राजपाट आपस में भाईचारे में बांट लिया। बोला कि तुम यहां का ले लो, तुम यहां का ले लो, मतलब सब एंजॉय करो। जो भी साम्राज्य था, जो भी पैसा था, खजाना था, आपस में बांट लिया। हुमायूं गद्दी पर बैठ गया। हुमायूं जब गद्दी पर बैठता है बेटा, तो गद्दी पर बैठने के बाद 1539 में चौसा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध, याद रखना। और ये चौसा का युद्ध बेटा 1539 में हुआ। और होता किस किस के बीच है? तो बेटा ये आपका हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होता है। शेरशाह सूरी के बीच होता है, ठीक है ना। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच कौन सा युद्ध? बातें नहीं करनी है, शांति से बैठो। चौसा का युद्ध। ईयर क्या है? 1539। इसके बाद बेटा 1540 में फिर एक युद्ध होता है जिसका नाम है विलग्राम का युद्ध। कन्नौज के पास विलग्राम जगह है, वहां पर युद्ध होता है, विलग्राम का युद्ध।
और ये फिर से किसके बीच होता है? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। बेटा जब चौसा का युद्ध हुआ शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, आज दोनों की सेना आपस में भिड़ गई है। शेरशाह सूरी भी बहुत बहादुर था, इसने बचपन में शेर का शिकार कर लिया था, शेर को मार डाला था, जिसकी वजह से इसको शेर खां की उपाधि दी गई और इसका नाम शेरशाह सूरी पड़ा। इसका असली नाम फरीद खां था। किसका? शेरशाह सूरी का। जब आज शेरशाह सूरी चौसा के युद्ध में हुमायूं के साथ लड़ रहा है, सेनाएं आपस में लड़ रही हैं, इधर शेरशाह सूरी काफी बहादुर है, हिम्मती है, और इसने इतना खदेड़ा हुमायूं को कि हुमायूं के अपने जान के लेने की देने पड़ गए। और हुमायूं को कुछ जब नहीं सूझा तो हुमायूं बेटा अपने घोड़े को लेकर के नदी में कूद पड़ा जान बचाने के लिए। जब नदी में हुमायूं कूद पड़ा तो इस हुमायूं की जो जान बचाई उस नदी में डूबने से वो एक भिस्ती ने बचाई थी, और भिस्ती का नाम था बेटा निजाम सक्का। निजाम सक्का नाम का भिस्ती था बेटा, वो एक जाति हुआ करती थी, शायद नाव वगैरह कुछ चलाते थे, ठीक है ना। तो भिस्ती जो था, इस भिस्ती ने क्या किया कि इस हुमायूं की जान बचा ली, और जान बचाने के बाद जब इसने बाहर निकाल लिया नदी से हुमायूं को, तो इसने देखा कि ये तो भाई बादशाह है। तो आज हुमायूं उस भिस्ती से बोला, क्या तूने मेरी जान बचाई है, तूने मेरे ऊपर एक एहसान कर दिया, अगर मौका मिला तो मैं तेरा एहसान जरूर चुकाऊंगा। तो बेटा इसी अपने एहसान की वजह से जब हुमायूं भारत वापस आता है और 1555 में दोबारा से गद्दी पर बैठता है, तो एक दिन के लिए उस भिस्ती को जो है बादशाह बनाता है, उसे गद्दी पर बिठाता है, सारे अधिकार उस बादशाह के उसको दे देता है, एक दिन का पूरा राज्य सौंप देता है उसको। और बेटा उस भिस्ती ने उसी एक दिन में क्या किया था, इस निजाम सक्का नाम के व्यक्ति ने चमड़े के सिक्के चलाए थे, चमड़े के सिक्के। हाँ बेटा, अगर जैसा प्रश्न पूछा जाए तो याद रखना, अहम पॉइंट है ये कि बताइए चमड़े के सिक्के किसने चलाए थे? तो निजाम सक्का नाम के भिस्ती ने, जो एक दिन के लिए बादशाह बनाया किसने? हुमायूं ने। क्यों? क्योंकि इसकी जान बचाई थी भाई, उस एहसान को पटाया इसने। और जब ये बात हो गई उसके बाद 1540 में इस युद्ध के बाद फिर इसने खदेड़ा हुमायूं को, शेरशाह सूरी पीछे पड़ गया है और हुमायूं को मजबूरन भारत छोड़ के भागना पड़ा, भारत छोड़ के चला गया हुमायूं। तो हुमायूं को पता था यहां रहूंगा ये मार डालेगा शेरशाह सूरी, पार नहीं पड़ रही थी इसके आगे। आज हुमायूं भाग गया भारत छोड़ के, और बेटा जब सन 1545 में शेरशाह सूरी मर जाता है, उसके बाद इसकी फिर थोड़ी सी हिम्मत पड़ी कि अब चलो भारत चले। और इसने उधर क्या किया था कि इसका भाई था हिंदाल, इस हिंदाल के गुरु थे, उन गुरु की पुत्री थी हमीदा बानो बेगम। उस हमीदा बानो बेगम से इसने शादी कर ली। किसने? हुमायूं ने। और यह शादी करके आया है भारत की ओर, भारत लौटने लगा है, तो पाकिस्तान में बेटा एक जगह है अमरकोट, उस अमरकोट के एक राजा थे, राजा बीरसाल। कौन थे बेटा? राजा बीरसाल। आज ये राजा बीरसाल के महल में जाके शरण लेता है। कौन? हुमायूं। ये वहां रुकता है और उसी राजा बीरसाल के महल में बेटा जन्म लेता है अकबर। कौन जन्म लेता है? अकबर। ये घटना 1542 की है। ये आता है भारत। इसने एक दो बार आने की और कोशिश की, लेकिन शेरशाह सूरी बहुत इस पे नजर रखता था कि कैसे भी आ ना जाए। जैसे इसको भनक लगती थी शेरशाह सूरी को कि हुमायूं आ गया है या आने वाला है, तो पहले से बंदोबस्त कर लेता था, ये पता लगा लेता था कहाँ आ रहा है, कौन इसको बुला रहा है, कौन शरण देगा, कौन हेल्प करेगा, ये पहले उसी को पकड़ लेता था। बोलता था कि हमें जिंदा हुमायूं चाहिए, या तो फिर तुम उसको शरण मत दो, और दोगे तो तुम सचेत रहो, फिर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। तो हुमायूं जब राजा बीरसाल के महल में रुका है, तो आज एक संतान की उत्पत्ति हुई है और उसका नाम क्या है? अकबर। आगे चल के बेटा जब 1545 में शेरशाह सूरी मर गया, तो मरने के बाद धीरे धीरे छोटे मोटे प्रतापी राजा हुए सूर साम्राज्य में। लेकिन फाइनली सन 1555 में
हुमायूं ने क्या किया कि एक युद्ध लड़ा, जिस युद्ध का नाम है सरहिंद की लड़ाई। और इस सरहिंद की लड़ाई में हुमायूं ने बेटा, हुमायूं का जो साथ दिया है वो बैरम खान ने दिया है। और सरहिंद की लड़ाई में बेटा इसने जो है इस लड़ाई को जीत लिया। और जीतने के बाद पुनः दिल्ली पर मुगल वंश की स्थापना की। किसने? हुमायूं ने। आज हुमायूं जब युद्ध जीत गया और युद्ध जीतने के बाद पुनः दिल्ली पर बेटा इसने स्थापित कर दिया कौन सा वंश? मुगल वंश। हुमायूं के बारे में एक बात और बताई जाती है कि ज्योतिष में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। किसमें? ज्योतिष में। और ज्योतिष में विश्वास रखने की वजह से ये 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहना करता था। कौन? हुमायूं। इसके अलावा एक बात और बताई जाती है कि ये हुमायूं अफीम का नशेड़ी था, अफीम का नशा करता था। और ऐसा बताया जाता है कि हरदम ये अफीम के मजे में मस्त रहता था। और एक बार घटना 1556 की है कि बेटा दिल्ली में एक लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय है जिसका नाम है दीन पनाह पुस्तकालय, दीन पनाह नगर पुस्तकालय। बेटा ये दीन पनाह नगर लाइब्रेरी जो पुस्तकालय था, इसकी सीढ़ियों पर यह नमाज पढ़ने की कोशिश करता है। नशे में तो रहता ही था, नमाज पढ़ने के लिए झुका, बैलेंस बिगड़ा, नीचे गिर पड़ा। इस सीढ़ी में लगे, फिर उस सीढ़ी में लगे, धीरे धीरे गिरते चले आए, गिरते चले आए। जब फाइनली जमीन पे आके गिरे तो इनकी फिर मृत्यु हो गई। इतना गंभीर हालत हो गई कि ये मर गया। कौन? हुमायूं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी या कहां से गिर के हुई थी? तो दीन पनाह नगर के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर कर के हुई थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। और किस नशे का आदी था? अफीम के नशे का आदी था। समझ गए? तो ये कुछ कहानियां रहती हैं किससे बेटा? हुमायूं से जुड़ी हुई। जब हुमायूं मर गए तो मरने के बाद इनका मकबरा बनवाया गया जिसका नाम है हुमायूं का मकबरा। किसका मकबरा? हुमायूं का मकबरा। और ये हुमायूं का मकबरा बेटा दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में, ध्यान रखना। और इसी हुमायूं के मकबरे से एक प्रश्न बनता रहता है कि बताइएगा कि जो बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो अंतिम मुगल बादशाह है जिसने 1857 की क्रांति में जो है भाग लिया था, लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, उसको कहां से पकड़ा गया था? तो अंग्रेजों ने इसी हुमायूं के मकबरे से इसको गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करके इसको रंगून भेज दिया था। और रंगून जाकर के बहादुर शाह जफर द्वितीय वहीं जाके मर जाता है और वहीं पर उसका मकबरा है। तो इस प्रकार से 1857 में मुगल वंश क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। पहला बादशाह कौन है? बाबर है। और अंतिम बादशाह कौन है? बहादुर शाह जफर द्वितीय। इस प्रकार से ये मुगल वंश चलता है। ठीक है ना? तो हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में है। ठीक है। इसके बाद मैं जब ये सब पढ़ा दूंगा उसके बाद में लास्ट में तुम्हें मैं मुगल कालीन इमारतें भी लिखाऊंगा एक लिस्ट में कि कौन कौन सी इमारतें बनवाई गई, प्रमुख हैं जो, और उन्हें किसने बनवाया और कहां पर है। दूसरी लिस्ट होगी जिसमें हम मुगल कालीन रचनाओं को लिखाएंगे, बाबरनामा, अकबरनामा, शाहनामा, शाहजहानामा, जो भी है ये किसके द्वारा लिखी गई, वो सारी चीजें हम एक लिस्ट में पूरी उतरवाएंगे आप लोगों को। ठीक है ना? तो चलिए बेटा हम जो बचे हुए पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं। लिखिएगा।